हाँ जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया है सब। बढ़िया। हम कहाँ थे? अब तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने बाल विकास पढ़ लिया, उसके पहले मनोविज्ञान का परिचय पढ़ लिया, उसके बाद अधिगम पढ़ लिया, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे जो व्यक्तित्व, बुद्धि और समायोजन, उसमें वो तीनों पढ़ लिए। उसके बाद क्या था? अच्छा, अभी वही हुआ है। अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। उससे आगे मैंने जो सिलेबस में बताया था, जो प्रोसेस है, शिक्षा की जो प्रोसेस है, उसमें हमें मूल्यांकन एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, ये तीन चीज़ें और पढ़नी हैं। बाकी अगर कुछ आपका रहा है कोई छोटा मोटा कोई भी टॉपिक, तो उनसे रिलेटेड वीडियो आपके चैनल पे महीने 2 महीने में हर संडे को या हर 15 दिन में, जैसे भी होगा मैं आपको ले आऊँगा उन वीडियोओं को। ठीक है, तो वो क्लास भी हो जाएंगी, जो रहा है, जो नहीं रहा वो भी हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है, जो एनसीएफ है ये क्यों आता है, क्यों इसको बनाया जाता है, क्या इसकी ज़रूरत है और क्या ये है। तो इसका जो अर्थ है वो सीधा सीधा क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या लिखा। ये इसका है हिंदी अर्थ। ये होता क्या है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां होती हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुनी है आपने? जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब तक कितनी आई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां जो? जी 3। बहुत बढ़िया। सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो कब आई थी? 1980? नहीं, ये दूसरी वाली थी। पहली वाली थी 1968 में, उसके बाद 1986, उसके बाद 2020। बहुत बढ़िया। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, एनसीएफ है, ये क्यों आता है, इसका जो बनना है वो क्यों जरूरी है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। जो शिक्षा नीति होती है, किसी भी देश की जो शिक्षा नीति होती है वो बन जाती है, उस शिक्षा नीति में कुछ रिफॉर्म्स करने होते हैं, कुछ सुधार करने होते हैं, या वो जो शिक्षा नीति बनाई है वो कैसा कार्य कर रही है, वो धरातल पे सही तरीके से उतर रही है या नहीं उतर पा रही है, इसके लिए। और तीसरा है, जो शिक्षा नीति बनाई है उसके जो अंतर्गत जो कार्य होंगे वो कैसे करेंगे, कार्य क्या करेंगे, ये कहाँ बताया जाता है? शिक्षा नीति में। उन कार्यों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उन कार्यों को धरातल पे कैसे उतारेंगे, ये कहाँ बताया जाता है? एनसीएफ। ठीक है, रूपरेखा बनाई जाती है, जो पाठ्यचर्या होती है ना, उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। ठीक है, ये जो एनसीएफ 2005 है, इसका जो बनना था, ये जो बना था, इसका जो स्रोत है वो कौन सा है, कहाँ से ये बना? तो एनसीएफ 2005 है, इसका जो मूल स्रोत है वो क्या है? तो वो जो मूल स्रोत है वो है एक रचना है, निबंध है। ये क्या है? निबंध। एक निबंध था। ये निबंध किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निबंध का नाम क्या था? सभ्यता और प्रगति।
सभ्यता और प्रगति नाम का एक निबंध था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस निबंध में इनकी कुछ पंक्तियां, कुछ उद्धरण थे। उद्धरण से इस एनसीएफ 2005 को बनाने का जो प्रेरणा है वो आई थी। ठीक है, वो कैसे आई? सृजनात्मक और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। ये जो निबंध है, इस निबंध में ये पंक्ति थी। क्या थी पंक्ति? सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, किंतु ना समझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। ये बता रहे हैं जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है और जो आनंद है, वो क्या है? बचपन की कुंजी है। बहुत अच्छा जो बचपन है वो क्रिएटिविटी में और आनंद में गुजरना चाहिए, लेकिन ये जो नासमझ संसार है, नासमझ वयस्क संसार है, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आदमी हैं संसार के, वो क्या करते हैं? बच्चों के जो बचपन है उसको खराब कर देते हैं। कैसे? उस पर बोझ डाल के, थोप के, शिक्षा को उन पे थोपा जाता है बच्चों पे। जैसे ही बच्चों पे शिक्षा को थोपते हैं, उनके जीवन का जो आनंद और क्रिएटिविटी थी वो दब जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी लाइन से आई है, कौन से उद्धरण से आई है? सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की क्या है? कुंजी, किंतु ना समझ वयस्क संसार द्वारा इसकी क्या की जा रही है? विकृति। ठीक है, इस विकृति से बचाने के लिए एनसीएफ में उसी प्रकार की चीजें जोड़ी गई जो बच्चों को उनका आनंद और उनकी क्रिएटिविटी को ना छीन पाए बच्चों से। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? 1968 में। ये कौन सी थी? प्रथम जो शिक्षा नीति थी वो कब आई? 1968 में। ठीक है, ये जो शिक्षा नीति थी ये सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से जो शिक्षा नीति जैसे 1968 में बनी सबसे पहली स्वतंत्र भारत की, तो इस शिक्षा नीति का जो सफल नहीं होना है उसका मेन कारण था हमारे यहाँ के जो आडंबर थे और हमारे यहाँ जो आर्थिक रूप से जो कमजोरी थी, उसके कारण से ये शिक्षा नीति सफल नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद जैसे ये जहाँ भी आप शिक्षा नीति का नाम सुनो, उसके तुरंत बाद आपके दिमाग में एनसीएफ का नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी शिक्षा नीति जो बनाई जाएगी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? एनसीएफ के द्वारा। ठीक है, तो 1968 में जो शिक्षा नीति आई, इसका एनसीएफ कब बना? 1975 में। 1968 में क्या आई? शिक्षा नीति। 1975 में एनसीएफ बना। ये जो एनसीएफ बना, ये कौन सा था? प्रथम। अच्छा, एक और क्वेश्चन जुड़ गया आपके साथ। अब इस क्वेश्चन को आप याद रखना। जो पहला एनसीएफ था वो कब आया? 1975 में। तो किसके बाद आया? शिक्षा नीति, पहली जो शिक्षा नीति थी उसके तुरंत बाद। पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। हम हमेशा ये भूल करते हैं, जो पहली शिक्षा नीति है वो 1986 वाली को मानते हैं, तो ये भूल आप नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1986 में नवीनतम शिक्षा नीति आई, क्योंकि अभी जो 2020 वाली जो शिक्षा नीति है पूर्ण तरह से लागू नहीं हो पाई है, इसीलिए 1986 वाली अभी तक क्या बनी हुई है? नवीनतम, क्योंकि उसके बाद कोई शिक्षा नीति नहीं आई है। 2020 वाली शिक्षा नीति जब पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी तो नवीनतम शिक्षा नीति कौन सी हो जाएगी? 2020 वाली। ठीक है, शिक्षा नीति को ही बोलते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, कहीं एनईपी देखो आप घबरा मत जाना बिल्कुल भी। हाँ, नवीनतम शिक्षा नीति का निर्माण किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से। इस शिक्षा नीति को किस नाम से जाना गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद क्या आया? शिक्षा नीति के बाद क्या आता है? एनसीएफ। उसके बाद एनसीएफ 86 में शिक्षा नीति आई, उसके 2 साल बाद क्या आया? एनसीएफ 1988 में। ये एनसीएफ कौन सा है? द्वितीय। बहुत बढ़िया। द्वितीय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत कब की गई? 1988 में। बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ तक का समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। उसके बाद एनसीएफ कब आया? 1975 में। उसके बाद दूसरी जो शिक्षा नीति थी वो कब आई? 1986 में। उसके बाद दूसरा एनसीएफ कब आया?
88 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है ना? यहाँ तक सीधी सीधी दो बातें याद रखनी है ना, दो शिक्षा नीति याद रख लो या दो एनसीएफ याद रख लो, उसी से दोनों को जोड़ के रखना है, ठीक है। शिक्षा नीति आती है, उसके बाद क्या आता है? एनसीएफ, ठीक है। तो कितनी आई अब तक? 1986 तक दो शिक्षा नीति और दो एनसीएफ, ठीक है। उसके बाद 1986 की जो शिक्षा नीति थी, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में हर 5 साल में क्या होता है? सरकारें बदलती हैं, और जो एक सरकार जो बनती है, कोई भी सरकार, अगर दूसरी सरकार उसको प्रतिस्थापित कर देती है, हटा देती है और स्वयं को वहाँ स्थापित करती है, तो खुद की छाप छोड़ने की जो इच्छा रहती है वो जरूर होती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे कि उस सरकार का नाम आगे चल के भी हो के इस सरकार ने वो किया था, ठीक है। अब यहाँ सरकारें चेंज हुई। 1992 में क्या हुआ? जो भी सरकार आई उस सरकार ने केंद्र, पहली बात तो ये है जो ये विषय है संविधान में, ये किसका है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसलिए जो केंद्र सरकार में जब सरकार चेंज हुई तो वो 1992 में उस सरकार ने क्या किया कि भाई जो शिक्षा नीति है 1986 वाली जो चल रही है, उसमें उनको कुछ खामियां पाई गई। उनको कोई खामियां पाई, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि इसमें भाई सुधार करना जरूरी है। तो इन्होंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन नाम से, POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन नाम से 1992 में जो शिक्षा नीति थी इसमें सुधार किए 1986 वाली में। अब जो इसमें जो सुधार किए गए वो इस स्तर पे किए गए कि आधी से ज्यादा जो शिक्षा नीति थी उसमें बदलाव कर दिए गए। जैसे बहुत ज्यादा बदलाव हुए तो इसको क्या बोलने लग गए? मिनी शिक्षा नीति। ये शिक्षा नीति नहीं है, ये नई शिक्षा नीति नहीं आई, लेकिन 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। इसीलिए जो 1992 में जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ उसमें क्या हुआ? उसको क्या बोलने लग गए? मिनी शिक्षा नीति, ठीक है। ओरिजिनली ये शिक्षा नीति नहीं है, ये 1986 वाली शिक्षा नीति में क्या हो रहा है? रिफॉर्म, सुधार हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बन गई। उसके बाद 1993 में क्या हुआ? प्रोफेसर यशपाल थे, जो ये थी मिनी शिक्षा नीति रिफॉर्म्स, इनमें यशपाल कमेटी का बहुत ज्यादा योगदान था। हाँ, इसमें भी था। उसके बाद क्या हुआ? जो प्रोफेसर यशपाल जो कमेटी बनाई इन रिफॉर्म्स के ऊपर देखने के लिए कि भाई रिफॉर्म्स हुए हैं जो कैसे हुए, सही हैं या गलत हैं, इसके लिए कमेटी बनाई गई प्रोफेसर यशपाल के निर्देशन में। प्रोफेसर यशपाल वही हैं जो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष बनेंगे आगे चल के, ठीक है। इनके निर्देशन में एक कमेटी बनाई गई 35 सदस्यों की। कितने सदस्यों की? 35 सदस्यों की। तो इन 35 सदस्यीय कमेटी ने प्रोफेसर यशपाल की जो कमेटी थी, इन्होंने 1993 में एक नई बात के बारे में सभी लोगों को अवगत कराया, बिना बोझ की शिक्षा। बिना बोझ की शिक्षा बोले तो बच्चे पे कोई भी प्रेशर, बोझ ना हो, कोई भी लोड ना ले। अब उसके लिए क्या किया भाई? बोझ तो बस्ते में भी होता है, एक तो जो फिजिकली बोझ होता है, वजन होता है, वो किस में होता है? बस्ते में होता है। उसके बाद एग्जाम्स का प्रेशर, होमवर्क का प्रेशर, ये सभी बच्चे पे क्या माने इन्होंने? बोझ, ठीक है। तो बिना बोझ की शिक्षा के बारे में किसने बताया? प्रोफेसर यशपाल समिति ने। कब बताया? 1993 में, ठीक है। 2000 में तृतीय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आई। अच्छा जी, अब देखो ये समझने वाली बात है। यहाँ क्या होगा? मैंने क्या बताया था? जब भी कोई शिक्षा नीति आती है उसके बाद क्या आता है? एनसीएफ आता है। अभी यहाँ तो कोई 1986 के बाद शिक्षा नीति आई नहीं, 2000 में एनसीएफ क्यों आ गया? पहली बात तो जो ये एनसीएफ आया है इसका नाम है एनसीएफ एसई। इसका क्या नाम है? इसका जो नाम है वो क्या है? एनसीएफ एसई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है ये स्पेस, है ना।
अब ये जो 2000 में आया, ये क्यों आया है जब कोई शिक्षा नीति ही नहीं आई? तो ये इसलिए आया है जो 1992 में जो रिफॉर्म्स हुए थे वो बहुत बड़े स्तर पे हुए थे, तभी तो इसको मिनी शिक्षा नीति बोला है कि नहीं? जो बहुत बड़े स्तर पे जो हुए थे, तो क्या हुआ, 2000 में फ्रेमवर्क लाने की जरूरत पड़ गई, रूपरेखा लाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जो 1986 में जो शिक्षा नीति थी उसका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 1988 था, उससे उस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, 2000 में एक और एनसीएफ ले आए, वो स्पेशली किसको डेडिकेटेड था? सेकेंडरी एजुकेशन को। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन आप समझ ही रहे हैं, 10वीं तक की शिक्षा को बोलते हैं ना। उसके बाद एनसीएफ ऐसी 2000 की समीक्षा के लिए, अब देखो यहाँ तो ले आए, अब ये सरकारें चेंज हो रही हैं तो आ रहे हैं ये, जैसे ही सरकार चेंज होगी वो उसकी समीक्षा करा के उसको सुधार करने की कोशिश करेगी, और कोई और सरकार आएगी फिर वो उसने जो सुधार किए हैं उनको समीक्षा कराएगी, फिर उनमें सुधार करने की कोशिश करेगी, है ना। फिर 2000 में क्या हुआ, जो एनसीएफ ऐसी है 2000 वाला, इसकी समीक्षा के लिए एक फिर से समिति बना दी गई, क्योंकि सरकार चेंज हो गई भाई। अब तक कहाँ आ रहे थे एनसीएफ? जब आ रहे थे जब शिक्षा नीति आ रही थी, क्योंकि सरकारें सेम चली आ रही थी उससे पहले। जैसे ही सरकारों का चेंज होना शुरू हुआ, एनसीएफओ का बनना प्रारंभ हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, एनसीएफ 2000 की, एनसीएफ ऐसी है पहले तो इसका नाम है ना, इसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति में कौन कौन थे? यशपाल समिति। यशपाल समिति क्या है? ये क्या हो रहा है, एनसीएफ 2000 का है ना जो एसी वाला, सेकेंडरी एजुकेशन वाला, उसकी समीक्षा हो रही है। ठीक है, 2000 के बाद की बात है ये। अब यहाँ जो समीक्षा हो रही है इसमें 35 सदस्य थे, उसके बाद 21 क्या है, फोकस समूह। फोकस समूह क्या होते हैं? जो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे भाई एक इंजीनियरिंग के लिए जो शिक्षा दी जाती है, एक जैसे कोई आर्ट्स के क्षेत्र में कोई शिक्षा दी जाती है, कोई संगीत के क्षेत्र में, या मतलब कोई गेम्स के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग शिक्षा प्रणालियां होती हैं, अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाती है, उसके लिए क्या होता है, फोकस समूह बनाए गए जगह, मतलब पूरे देश में अलग अलग शिक्षा की जो क्षेत्र हैं उनमें फोकस समूह बनाए गए। वो कितने थे? 21 फोकस समूह शामिल किए, यशपाल समिति और 21 फोकस समूह शामिल किए। उसके बाद विभिन्न राज्यों के बोर्ड, देखो एनसीएफ ऐसी 2000 की समीक्षा हो रही है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, यशपाल समिति, उसके बाद 21 फोकस समूह, उसके बाद विभिन्न राज्यों के बोर्ड, उसके बाद विभिन्न राज्यों के शिक्षा सचिव, एजुकेशन सेक्रेटरी, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय। एनसीईआरटी कब बनी? इसमें अगले वाले में ऐड कर दूंगा इसको, है ना। एनसीईआरटी के बारे में आप याद दिला देना, मैं बाद में इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है ना। तो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय और आम जनता से विस्तृत राय ली 2000 के बाद। उसके बाद एनसीएफ 2005 को क्या मिली? मंजूरी। उन्होंने उसमें जो 2000 वाला एनसीएफ था उसमें और जो पिछली शिक्षा नीति थी उसको जो लागू करने में जो समस्याएं आ रही थी उनका निरीक्षण किया और 2005 में क्या दिया? नया एनसीएफ को मंजूरी मिल गई। नए एनसीएफ को अब जो हमारा वाला एनसीएफ है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको मंजूरी मिल गई। हाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे पहले। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना हुई कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ हुई स्थापना? दिल्ली में। कब हुई? 1961 में, ठीक है। जैसे ही 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई, के 2 साल बाद 1963 में 4 क्षेत्रीय कार्यालय बने। क्षेत्रीय कार्यालय, चार क्षेत्रीय कार्यालय बने। फिर उसके बाद 1996 में जाके एक और क्षेत्रीय कार्यालय इसमें जोड़ा। 1996
96 के समथिंग जुड़ा था, शिलोंग वाला एक क्षेत्रीय कार्यालय है ना, कार्यालय। ठीक है। एनसीईआरटी कब बनी? एनसीईआरटी जो संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कब बनी ये? 1961 में। कब बनी? 1961 में। याद रखना है, ये भूल मत जाना इसको। हाँ, उसके बाद इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बने। ठीक है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय बन गए। जैसे भाई ये तो दिल्ली में थी, उसके बाद 4 क्षेत्रों में जगह जगह 4 और बना दिए। उसके बाद एक लास्ट में एक और बना दिया, वो था शिलोंग में पूर्वोत्तर के लिए, है ना। उसके बाद वो वहाँ थे, वो 4 थे जो अजमेर, भुवनेश्वर वगैरह 4 वो थे। ठीक है, इसमें याद रखने का यह एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? ठीक है, उसके बाद इसके टोटल कितने क्षेत्रीय कार्यालय थे? 5, ये याद रखना। अब पढ़ेंगे इसमें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी होगी? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अभी आपको एक बात समझ आ रही है, जो एनसीईएफ है वो क्यों बनाए जा रहे हैं? एनसीईएफ क्यों बनाए जा रहे हैं? एनसीईएफ इसलिए बनाए जा रहे हैं, जो शिक्षा नीति है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अच्छे से, धरातल पे उस शिक्षा नीति को उतार सकें, इसलिए क्या कर रहे हैं? एनसीईएफ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीईएफ 2005 की संचालन समिति में कितने सदस्य थे? जो एनसीईएफ 2005 है, इसकी जो संचालन समिति थी, एनसीईएफ 2005 को बनाने में जो संचालित कर रही थी वो समिति थी, उसमें टोटल कितने सदस्य थे? उसमें टोटल सदस्य थे 38। अब यहीं इसके साथ एक बात और याद रखनी है, यशपाल, प्रोफेसर लगा देना आगे, है ना, प्रोफेसर यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? प्रोफेसर यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 35। सीधे सीधे फैक्ट्स के तौर पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, है ना। अब देखो, एनसीईएफ की जो संचालन समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? 38। और जो प्रोफेसर यशपाल समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? 35। अब देखो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट 3 सदस्यों का हो रहा है ना। 3 सदस्य कहाँ से थे? एनसीईआरटी से। टोटल कितने हो गए? प्रोफेसर यशपाल समिति के 35 सदस्य और 3 सदस्य किसके? एनसीईआरटी के। अब टोटल कितने सदस्य हो गए? 38। तो एनसीईएफ की संचालन समिति में कितने सदस्य थे? 38। बहुत बढ़िया, यहाँ लिखा है नीचे, है ना, यशपाल कमेटी में कितने सदस्य थे? 35। उसके बाद एनसीईएफ 2005 में 22 भाषाएं व 17 राज्यों में अपनाया गया। जो एनसीईएफ 2005 था, ये टोटल कितनी लैंग्वेजों में था? 22। कितनी भाषाओं में था? 22 भाषाओं में था। कितनी था? 22 भाषाओं में। 22 भाषाओं में। और उसके बाद कितने राज्यों में? 17 राज्यों में इसको अपनाया गया। ठीक है, 22 भाषाओं में और 17 राज्यों में। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एनसीईएफ में कुल कितने अध्याय हैं? 5। एनसीईएफ में कुल 5 अध्याय हैं। हमको 5वां अध्याय पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी परीक्षा के लिए जो उपयोगी है वो बिल्कुल जो निचोड़ होता है वो मैं निचोड़ के लाया हूँ आपके लिए। वो निचोड़ क्या है? वो निचोड़ ये है कि हर लाइन में 2-3 प्रश्न हैं। जहाँ जो भी चर्चा चल रही है उसमें हर लाइन में क्या प्रश्न है? 2-3। देखो, ये जो एनसीईएफ है, अब यहीं से देखने लगो आप। जो एनसीईएफ है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? वो क्यों, मतलब किस बात को मद्देनजर रखते हुए एनसीईएफ की जरूरत पड़ी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। अच्छा, इसका स्रोत क्या था? निबंध। कौन सा निबंध? कौन सा निबंध था? सभ्यता और प्रगति। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखो 3-4 प्रश्न हो गए, फिर ये लाइन आ सकती है।
ठीक है, ये उद्धरण है इनका, रविन्द्रनाथ टैगोर का उद्धरण है ये, इस उद्धरण से ये लिया गया है। ठीक है, उसके बाद भारत में जो पहली शिक्षा नीति थी वो कब आई, उसके बाद पहला एनसीएफ कब आया, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति कब आई, दूसरा एनसीएफ कब आया, उसके बाद पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये कब आया, 1992 में। उसके बाद बिना बोझ की शिक्षा के बारे में किसने और कब बताया, प्रोफेसर यशपाल समिति ने बताया। कब बताया, 1993 में। अब ये हर लाइन में क्वेश्चन है, यही सीधे सीधे परीक्षाओं में आते हैं। उसके बाद आगे जो 2000 में आया था वो एनसीएफ, उसका क्या नाम था, 2000 में जो एनसीएफ आया था उसका क्या नाम था, हाँ एनसीएफ एसई, सेकेंडरी एजुकेशन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, हाँ, तो हर लाइन में क्वेश्चन है, एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, चलो। उसके बाद एनसीएफ कौन कौन से सिद्धांतों पर कार्य करता है, इसके टोटल 5 सिद्धांत थे या 5 तरीके थे, ये भी कह सकते हैं ना, 5 तरीके या 5 सिद्धांत थे इसके एनसीएफ के मुख्य। सीएफ है ना, जो सीएफ लिख रहा है शायद ये पहले भी गलती है क्या, बताते नहीं हो है ना, या एन लगा लेना इसके आगे, एन, एनसीएफ है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो एनसीएफ पढ़ना, क्या एनसीएफ। एनसीएफ 2005 के कितने 5 सिद्धांत हैं, कितने सिद्धांत हैं, 5। विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए, सबसे पहला सिद्धांत क्या है, जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उसका जो माहौल है वो क्या माना जाए, पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए। देखो, एक तो होता है पाठ्यक्रम, तो एक होता है पाठ्यचर्या, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस क्या है, जैसे आपने अभिवृद्धि और विकास पढ़ा था ना, अभिवृद्धि और डेवलपमेंट, तो जो अभिवृद्धि थी वो क्या था, वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा था ना, उसी प्रकार जो पाठ्यचर्या है वो डेवलपमेंट है, और जो अभिवृद्धि है वो क्या है, वो है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम भी उसी का हिस्सा है जो पाठ्यचर्या का, और पाठ्यचर्या का हिस्सा पाठ्यक्रम के साथ साथ उसकी जो सहगामी जो गतिविधियां हैं वो सभी उसी के अंदर आती हैं। अब इस जो समिति ने जो 2005 में जो एनसीएफ आया है, इसने क्या बताया, इसने बताया जो विद्यालय का माहौल है उसको पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए, कि विद्यालय का माहौल एक बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसी विद्यालय में साथ में भेड़ बकरियां चल रही हैं और उसी विद्यालय में वहीं पे शिक्षा चल रही है, तो क्या है कि बच्चों का ध्यान भटकेगा, तो वो माहौल है अगर पाठ्यचर्या में नहीं लेंगे तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा होगा तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना, हाँ। उसके बाद दूसरा है पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त कर दें। उसके बाद इन्होंने एनसीएफ में बताया कि जो पढ़ाई है वो जो रटंत्र प्रणाली थी, पहले कौन सी प्रणाली चलती थी, रटंत्र प्रणाली चलती थी पढ़ाई में, कि भाई कोई भी चीज दे दी टीचर ने, उसको रटना है सीधे, है ना। तो इन्होंने एनसीएफ 2005 ने क्या किया, जो रटंत्र प्रणाली है उसको समाप्त किया, समझकर पढ़ने की जो प्रणाली थी उसको लागू किया। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे कि मतलब सीधा सीधा कोई चीज बता दी, वो रटना नहीं है, वो केवल समझना है। और पढ़ाई को ऐसे नहीं लेना बोझ की तरह, अगर पढ़ाई को हम दैनिक जीवन से दूर कर देंगे तो क्या होगा, पढ़ाई बोझ लगेगी। जैसे अक्सर रीट में अभ्यर्थी होते हैं जो वो क्या करते हैं, जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है उसको एक सब्जेक्ट के रूप में ऐसे लेते हैं कि जो हमसे अलग है। अगर साइकोलॉजी को हम हमारे साथ जोड़ के पढ़ेंगे, जो हमारे साथ घटित हुआ है वही इसमें हो रहा है, तो अगर हमारे साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, बहुत बढ़िया, हमारे साथ जोड़ेंगे तो पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। तो रटंत्र प्रणाली से मुक्त करके क्या बना दिया, समझकर पढ़ना। एक तो होता है रटना, एक होता है समझकर पढ़ना, आप सभी समझते हो, है ना। उसके बाद छात्रों को चहुमुखी विकास के अवसर दें। ये क्या था कि पहले टीचर क्या करते थे, जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बच्चे खेल रहे हैं, तो टीचर क्या है उनको जगह जगह जाकर पकड़ पकड़ के वहां से लाते थे और मारते कूटते थे। क्यों, क्योंकि आप पढ़ाई करो या होमवर्क करो, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते थे।
तो इन्होंने क्या बताया, बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए। चहुमुखी विकास कैसे होगा, चहुमुखी विकास ऐसे होगा, बच्चा पढ़ेगा भी, खेलेगा भी, कूदेगा भी, घूमेगा भी, सब करेगा जब, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, चहुमुखी विकास के अवसर दें बच्चे को। 3 सिद्धांत हो गए। पहला सिद्धांत, जो विद्यालय का जो वातावरण है वो उसको क्या माना जाए, पाठ्यचर्या का हिस्सा, माहौल को क्या माना जाए, पाठ्यचर्या का हिस्सा। दूसरा, रटंत प्रणाली से मुक्ति हो बच्चों की। तीसरा क्या है, बच्चों का चहुमुखी विकास हो। उसके बाद चौथा, परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ दें। ये क्या है, इसमें बताया जो एग्जाम होते हैं बच्चों के, जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उनको बच्चों की जो दैनिक क्रियाएं चलती है ना कक्षाओं में, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो कोई भी पेंटिंग करवा रहे हैं टीचर ऐसे ही आके, और पेंटिंग बना रहे बच्चे, गलत सही जैसी भी, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं ना उसमें। तो इन्होंने क्या बताया, एनसीएफ ने क्या बताया, एनसीएफ ने ये बताया कि जो अपनी जो एग्जाम होती हैं उनको कक्षा की गतिविधियों से जोड़ दें। कि एग्जाम में एग्जाम अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कक्षा में आपने गतिविधि की थी उसी के आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रजातांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाए। जो कक्षा में जो माहौल था, ऐसा था कि टीचर था वो एक राजतांत्रिक के हिसाब से चलता था। राजतांत्रिक के हिसाब से कैसे, कि राजा का तंत्र है, जो टीचर है उसी का तंत्र था, वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे पढ़ाता करता था। अब इसमें क्या है, एनसीएफ में बताया गया प्रजातांत्रिक, प्रजा कौन है विद्यालय में, वो बच्चे। तो बच्चों के हिसाब से विद्यालय होना चाहिए, ना कि विद्यालय के हिसाब से बच्चे। क्या बताया इन्होंने, बच्चों के हिसाब से विद्यालय पाठ्यक्रम टीचर होने चाहिए। बदलाव किन में करने हैं, टीचर विद्यालयों में, और बच्चों को क्या है, जैसे हैं उन्हीं के हिसाब से सब चीज प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो इसी से निकल के आया है एक और नया शब्द, बाल केंद्रित शिक्षा। कैसी शिक्षा, बाल केंद्रित, ठीक है। एनसीएफ का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था, बाल केंद्रित शिक्षा रियलिटी में इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या हैं, शिक्षण सूत्र हैं। इस एनसीएफ में बताया गया कि जो बच्चों को पढ़ाने की जो विधि यूज में टीचर लेते हैं, उन विधियों में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, उनमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। उनमें सुधार कैसे कैसे करेंगे, कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके में परिवर्तन करना है। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कि जैसे किसी बच्चे को गिनती सिखानी हो, तो टीचर सामने खड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल। अब वो उसके पीछे रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको रट रहा है ना। तो इस चीज को बंद करवा के इन्होंने क्या बताया, कि उसको ऐसे नहीं, उसको ऐसे पढ़ाओ जैसे एक केला विद्यालय में केलाओं का आवंटन हो रहा है, तो केला लाए गए, उनके सामने केला लाए बच्चों के सामने, तो एक केला दिए, कितनी केला है बच्चा जानता नहीं, तो उस बच्चे को बताया कि ये एक केला है। उसके बाद दूसरी दी, अब ये कितनी हो गई 2, अब ये 3, अब ये 4, ऐसे किसी चीज के सहारे से उनको गिनतियों का ज्ञान, मतलब सभी चीज का ज्ञान, किसी जिन चीजों को वो जानते हैं, जो ज्ञात हैं, उन चीजों के द्वारा उनको ज्ञान करवाया जाता है, विषयों का और भाषाओं का, सभी का, ठीक है। तो ये कौन से शिक्षण सूत्र था, पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले वो जानते हों वो, उसके बाद वो ना जानते हों वो, जो उनका ज्ञान पहले से ही हो। कोई बच्चा स्कूल में आया, पहली बार आया, वो पहले जो कुछ भी जानता है उसी से रिलेट करके आगे का ज्ञान उनको दिया जाना चाहिए। पहला था ये ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद दूसरा था मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ये दोनों शब्दों की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ कक्षाओं में। अब जानते हैं ना सब, मूर्त से अमूर्त, मूर्त और अमूर्त दोनों को जानते हैं ना। जो है, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, मूर्त, जो दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है, अमूर्त, ठीक है। तो कैसी हो, मूर्त से अमूर्त, मूर्त चीजों के बारे में बताया जाए, उसके बाद अमूर्त चीजों के बारे में बताया जाए। स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल। पहले बच्चों को उन चीजों के बारे में बताया जाए जो लोकेलिटी में, जो वहां उनके ओर पास कर अवेलेबल हो। उसके बाद ग्लोबल चीजों के बारे में बताया जाए जो लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है लेकिन विश्व में कहीं अवेलेबल हैं। जैसे इसका एक उदाहरण, जैसे किन्हीं बच्चों को
कोई टीचर नदियों के बारे में पढ़ाए। अब भाई एक बात बताओ, जैसे यमुना नदी के बारे में कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो यमुना नदी कहाँ है? हमारे राजस्थान में नहीं बहती यमुना नदी। यमुना नदी अपने ऊपर बहती है, दिल्ली और यूपी यहाँ कर जाती है ना। तो क्या होगा, अब लोकेलिटी में कोई बच्चा है, ठीक है, अब वो बच्चा यमुना नदी के बारे में इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा। पहले उसके गांव के ओर पास कर, उसके शहर के ओर पास कर कोई नदी या नाले हों, उनके बारे में जानकारी दी जाए, तो वो बच्चा उनसे कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके परिवेश की चीज़ें हैं। जब वो उनसे कनेक्ट होगा तो उसके बाद उनको, बच्चे को क्या बताया जाएगा कि ऐसी नदी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। तो वो उन्होंने नहीं देखी, देखी कौन सी है अपने वहाँ वाली, लेकिन वो उनसे कनेक्ट करके समझ जाएगा ना। तो यही हो गया, ज्ञात से अज्ञात भी यही हो गया। उसके बाद मूर्त से अमूर्त भी यही हो गया। उसके बाद तीसरा वाला कौन सा है, स्थानीय से वैश्विक, ये भी यही हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तीनों शिक्षण सूत्रों में, ये शिक्षण विधियों में आते हैं शिक्षण सूत्र, ठीक है ना। परीक्षा के जो परीक्षाएं होती हैं, बच्चों की जो टेस्ट पेपर होते हैं, उनमें सुधार के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए कि भाई जो परीक्षा होती है वो ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। कैसे कैसे होने चाहिए? पहला जो तरीका बताया वो बताया रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाए। जो क्रिएटिविटी बच्चे करते हैं उन पे बल दिया जाए। भाई एक तो जैसे कोई किताब दे दी, वो किताब रट ली बच्चे ने और उसका एग्जाम हुआ, उसके नंबर आए 100 में से 100, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा महत्व ना देकर, क्योंकि ये हो गया रटना, उन्होंने क्या किया कि जो क्रिएटिविटी है, जैसे कोई बच्चे से निबंध लिखवाया गया तो उसने एक किताब से रट के निबंध लिखा, इसको बहुत अच्छा नहीं मान के बच्चे ने स्वयं विवेक से जो निबंध लिखा उसको ज़्यादा महत्वता दी, क्योंकि उसमें क्या है, क्रिएटिविटी है, वो स्वयं रचना कर रहा है, ठीक है। जो एनसीएफ है ये निर्मितवाद पे इसकी आधारशिला टिकी हुई है। निर्मितवाद आपने सुना है, नहीं सुना? जीन पियाजे का बताया था ना व्यक्तिगत निर्मितवाद। हाँ, जॉन लॉक के विरोध में जो बातें की थी, जॉन लॉक ने कहा था बच्चा क्या है, टेबुला रासा, खाली स्लेट है। तो निर्मितवादियों ने उसका विरोध करके क्या बताया, बच्चा खाली स्लेट नहीं है, बच्चे के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो बाहर से उसको कनेक्ट करके क्या है, उसको क्रिएट करता रहता है, सृजन करता रहता है ज्ञान का, ठीक है। हाँ, रचनात्मक आकलन पर बल दिया। उसके बाद खुली पुस्तक परीक्षा, ये कोरोना काल में बहुत ज्यादा उपयोगी रही है खुली पुस्तक परीक्षा। इसमें क्या था, बच्चे का पेपर ले रहे हैं आप, तो उसको पुस्तक किताब दे दो साथ में, एग्जाम ले रहे हो, प्रश्न लिखा दिए और किताब दे दी, इसमें से देख अब उत्तर तू। तो बच्चा क्या है, उसको रटेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि परीक्षा देने जब वो जाएगा तो उसको पुस्तक मिल जाएगी, वहां से देख लेगा। तो वहां से वो देखेगा तो अपने, कहते हैं ना, नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल। अगर वो अकल लगाएगा तो वो उस बात को जान जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। खुली पुस्तक परीक्षा, ओपन बुक टेस्ट। उसके बाद सामूहिक कार्य मूल्यांकन, जैसे बच्चों के समूह में क्लास 1 2 3 ऐसे करके क्लासों के समूह बनाकर उनसे कोई गतिविधियां करवाई गई, तो वो जो पूरी क्लास का सामूहिक कार्य था उसका भी मूल्यांकन करवाया गया कि सामाजिकता में रह के बच्चा कैसा कार्य कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद 10वीं की परीक्षाएं कैसी हों, 10th की परीक्षाएं ऐच्छिक। ये भी 2005 एनसीएफ में बताया गया कि जो 10वीं की परीक्षाएं वो अनिवार्य नहीं होनी चाहिए सबके लिए, वो ऐसी होनी चाहिए ऐच्छिक हों, जो देना चाहे वो दे, जो देना ना चाहे वो ना दे। हाँ, बहुत अच्छी थी, देख लो, ये इसीलिए थी कि बच्चे पे लोड ना आए, परीक्षा का टेंशन में ना आए बच्चा, परीक्षा की टेंशन ना हो उसको, ठीक है। हाँ, उसके बाद ज्ञान को सूचना ना मानने से बचें, ज्ञान को सूचना मानने से बचें। बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज, जैसे अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ एनसीएफ के बारे में, तो आप क्या कर रहे होंगे, अपना पेन कॉफी लेके इसको लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लिख रहे हैं, लेकिन लिख के मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं समझ रहे, आप केवल लिखने पे ध्यान दे रहे हो। तो क्या करोगे आप, इसको जब बाद में रटोगे, जैसे आप इसको रट लोगे तो ये क्या हो गया, आपने सूचना थी, आपने समझा कि एनसीएफ जो एक मात्र सूचना है, आपने सूचना ली, उस सूचना को कहीं और कोई पूछेगा तो वहां बताना है, ऐसे ही कर रहे हो ना। अगर इसको सूचना ना मान के एक ज्ञान को ज्ञान ही माने आप, कि भाई एनसीएफ क्या था, ये रियलिटी में आप महसूस करें कि एनसीएफ क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये क्यों जरूरी था, क्यों जरूरी नहीं था, अपने स्तर पे इसका
आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बताया ज्ञान को सूचना मानने से बचें। और एक लाइन है उसके बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है प्रोफेसर यशपाल की, विभिन्न विषयों के बीच की दीवारें इतनी नीचे कर दें कि छात्रों को समग्रता से समझने वाली खुशी प्राप्त हो। जो विभिन्न विषय हैं उनके जो बीच की दीवारें हैं उनको इतनी नीची कर दें कि बच्चों को समग्रता से समझने में समझने की जो प्रसन्नता है वो महसूस हो, समग्रता से समझने की खुशी महसूस हो। ये बताया प्रोफेसर यशपाल ने, जो एनसीएफ 2005 के क्या थे? अध्यक्ष। कौन थे एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष? प्रोफेसर यशपाल। बहुत बढ़िया। इन्होंने जो लाइन थी उसका अर्थ ये है कि हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं उनमें क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, ऐसे सब्जेक्ट डिवाइड होती हैं। अभी क्या है कि जब गणित पढ़ रहे हैं तो गणित का पीरियड है, उस पीरियड में कोई हिंदी के बारे में बात नहीं कर सकता, साइंस के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, कोई सोशल साइंस के बारे में बात नहीं कर सकता। तो इससे क्या है कि वो विषय है उसकी जो दीवारें हैं वो इतनी ऊंची हो जाती हैं कि दूसरी विषय का वहाँ कोई योगदान नहीं रहता। लेकिन प्रोफेसर यशपाल ने इसके उल्टा बताया था। इन्होंने बताया था कि जो कोई भी विषय है उसकी दीवार इतनी ऊंची मत करो, केवल इतनी रखो कि हाँ अलग विषय है लेकिन सभी विषयों को समग्रता से समझना चाहिए। जैसे भाई गणित पढ़ रहे हैं तो उसका सामाजिकता में योगदान होगा कि नहीं होगा। कोई गणित में कोई चीज़ पढ़ी, वो दुकान पे जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो उसका योगदान तो होगा ना। ऐसा थोड़ी है गणित जो गणित है गणित के पीरियड में ही काम आएगी, गणित तो जीवन में कहीं भी काम आ सकती है ना। साइंस भी कहीं भी काम आ सकती है। किसी को कोई समस्या है और आप साइंस के पढ़े हुए हो, थोड़ा बहुत उस समस्या के बारे में जान रहे तो उसको बता सकते हैं, है ना। तो इन्होंने यही बताया कि जो विषय हैं उनमें इतनी दूरियां मत रखो, उनको समग्रता से समझो। अब समग्रता नाम सुनते ही आपको गेस्टाल्टवाद याद आया, नहीं आया? कोहलर जी, मैक्स वर्दीमर कोहलर, कुर्तकोफ का, हाँ वो समग्रतावादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया किसी को? अब इसकी कुछ विशेषता हैं, एनसीएफ की विशेषताएं। एनसीएफ की विशेषताएं क्या क्या हैं? स्थानीय स्तर पर विद्यालय के कैलेंडर तथा समय विभाजन चक्र को लचीला बनाया जाए। जो स्थानीय लोकल स्तर है, स्थानीय स्तर है, कोई विद्यालय है तो जो ये विद्यालय का कैलेंडर है, कब छुट्टी करनी है कब नहीं करनी, समय विभाग चक्र मतलब कौन सा पीरियड कब लगेगा, कौन सा पीरियड कब नहीं लगेगा, इसके बारे में लोकल जो स्कूल होते हैं उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। ये बताया गया एनसीएफ में। एनसीएफ 2005 की विशेषता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि को क्या है, बढ़ा दिया जाए ताकि इंटर्नशिप के माध्यम से शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। इसमें क्या पहला क्या बताया था? आपसे बोल रहा हूँ, ध्यान नहीं है ना आपका? ध्यान रखो। तो यहाँ पहला है जो विद्यालय का जो कैलेंडर होता है, कब छुट्टी करनी है कब नहीं करनी, और जो समय विभाग चक्र होता है। समय विभाग चक्र आप समझ रहे हो, जो कौन सा पीरियड, कौन सी घंटी कब लगेगी, कौन सी विषय की कब लगेगी, ये जो चक्र बनता है विद्यालय का जो, तो इसके बारे में लोकल स्कूल हैं जो उनको अथॉरिटी होनी चाहिए, वो स्वयं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें इनको। पहली तो ये थी। दूसरी क्या थी? दूसरी ये थी जो टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे बीएड और बीएसटीसी, डीएलएड जो भी बोलते हैं, वो जो होते हैं टीचिंग प्रोग्राम्स, इनकी जो अवधि है उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। 2005 एनसीएफ ने बताया था इस अवधि को बढ़ा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टीचिंग की जो वो कर रहे हैं ना ट्रेनिंग, भाई कोई वो बीएड और एसटीसी वाले क्या करेंगे, टीचर बनेंगे। तो जो वो टीचर बनेंगे तो उससे पहले जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र बोले तो शिक्षण की जो विधियां हैं, पढ़ाने के जो तरीके हैं, उनको व्यावहारिक रूप से सीखे। व्यावहारिक रूप से कहाँ सीखते हैं? इंटर्नशिप होती है। जब आपने बीएड या डीएलएड जो भी आपने की है तो आपने इंटर्नशिप की होगी, 4-6 महीने की होगी ना। जी हाँ, इसी इंटर्नशिप को इन्होंने क्या बताया, अवधि बढ़ा दी जाए इंटर्नशिप की, ताकि रियलिटी की जो नॉलेज है शिक्षा शास्त्र की, वास्तविक रूप में, व्यावहारिक रूप में वो ज़्यादा हो सके। ठीक है,
उसके बाद विद्यालय के पुस्तकालयों में स्थानीय लेखकों, लोक कलाओं तथा स्थानीय संस्कृति से संबंधित पुस्तकों को शामिल किया जाए। इन्होंने बताया जो विद्यालय का जो पुस्तकालय होता है, जो लाइब्रेरी होती है स्कूल की, उसमें जो स्थानीय लेखक हैं, जो लोकलिटी में जो और पास करके क्षेत्र के जो लेखक हैं, उनके बारे में, स्थानीय जो कलाएं हैं, कोई भी चित्रकला वगैरह, कोई भी पेंटिंग वगैरह, जो भी और पास के क्षेत्र में जो कलाएं बनाई जा रही हैं, उनको, उनकी पुस्तकें वहाँ होनी चाहिए। और क्या है, और जो संस्कृति है, स्थानीय जो लोकल जो संस्कृति है वहाँ की, उसमें वो होनी चाहिए उसकी पुस्तकें। कैसे कैसे, जैसे आप पूर्वी राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, आप डीग जिले से बिलोंग कर रहे हो ना, आप सभी लोकल वाले, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले भी कहीं ना कहीं कोई भी जिले से तो आप बिलोंग कर ही रहे होगे। तो जिस जिले का वो विद्यालय है या जिस तहसील का वो विद्यालय है, उस जिले या उस तहसील के जो और पास करके जो लेखक हैं, जो लोकल जो राइटर्स हैं, और जो लोकल जो चित्रकार वगैरह हैं, जो लोकल जो संस्कृति है, पहनावा वगैरह है, उसके बारे में जो ज्ञान की बातें जो लिखी जाती हैं किन्हीं पुस्तकों में, उन पुस्तकों का संग्रह लोकल स्कूल की लाइब्रेरी में होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि इससे बच्चे क्या कनेक्ट होते हैं। अभी जैसे कोई आप डीग जिले के हो, तो डीग जिले का कोई आदमी कहीं कोई मेडल जीते तो आपको क्या अपनापन महसूस होता है। भाई कोई भी जिले का आदमी, जिस जिले के निवासियों का ये लगता है कि भाई हमारे जिले का आदमी वो करके आया है, तो उनको क्या है, अपनापन महसूस होता है ना। वही बच्चों के साथ होता है। विद्यालयों में जब उनकी पुस्तकें मिलेंगी तो क्या है कि हमारे यहाँ की लेखक की पुस्तक है और हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो लोकेलिटी का जो ज़्यादा अनुभव होगा ना, तो बच्चे ज़्यादा कनेक्ट होके ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद शांति के लिए शिक्षा, ऐसी होनी चाहिए शिक्षा जिससे शांति स्थापित हो समाज में। तो शांति के लिए एक जो शिक्षा है, उसमें पाठ्यक्रम में महिलाओं के लिए आदर्श और जिम्मेदारी विकसित करने हेतु पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें क्या है, जो महिलाएं हैं, पहले तो शांति के लिए पाठ्यक्रम बनने चाहिए, शांति का प्रसार हो समाज में। दूसरी बात, जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, उनको सम्मान और उनके आदर्श हैं, जो उनको आदर्श माना जाए और उनको सम्मान मिले, इस हिसाब से पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करना चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको केवल गृहिणी बना के नहीं रखना चाहिए कि एक घर में बंद कर दी महिलाएं, अब ये घर का काम करने वाली कौन हो गई, महिलाएं, बाहर का काम कौन करेंगे, पुरुष। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो महिलाएं हैं उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, उनको समाज में कुछ करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्रिएटिविटी जेंडर देख के नहीं आती, जो क्रिएटिविटी होती है वो लिंग देख के नहीं आती कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो किसी में भी हो सकती है। इसीलिए सबको बराबर वो मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अब तक जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की कुछ विशेषताएं हो गई। अब जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है अब तक, ये एग्जाम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड पढ़ा है हमने, जितना भी पढ़ा है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसके अंदर ही आएगा जो आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो मैं क्या रहा हूँ, आपसे जो भी चर्चा कर रहा हूँ, जो भी आपसे, आप खुद सब चीज को जान रहे हो, लेकिन मैं क्या है आपको थोड़ा सा मैं आगे की बातें और बता रहा हूँ उसमें जोड़ के, और कुछ नहीं कर रहा ना। तो ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इन बातों में खुद का जो दिमाग है उसका यूज करना है। खुद का दिमाग अगर यूज करोगे साथ में, तो क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। मैंने आपको 80% बताया, आपने 20% दिमाग लगाया, तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। कोई समस्या है एनसीईआरटी में? अभी हम आरटी 2009 पढ़ेंगे, उसके बाद मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद जो भी छोटे मोटे जो टॉपिक्स यहाँ साइकोलॉजी में छूटे हुए हैं उनके बारे में समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। तो ये तो कोई समस्या अब होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, जो संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान है, लेवल 1-2 दोनों के लिए, जो 3rd ग्रेड भर्ती के लिए है, उसके लिए तो है 100%, ठीक है। प्री या हो या मेंस हो, कोई सा पेपर हो, प्री या मेंस दोनों के लिए संपूर्ण है। और उसी के साथ ही 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की जो युवक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कम से कम नहीं तो 60 से 70% तक का मैटर इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है।